वाइफ को गाड़ी चलाना आता नहीं, या आता भी है तो हस्बैंड अगर साथ में है तो हस्बैंड ही गाड़ी चलाएगा, वाइफ नहीं चलाएगी। मैं सोचता हूँ ये गाड़ी चलाने का 50-50 ही कर लो ना। लोग कितना भी मजाक उड़ा ले महिलाओं की ड्राइविंग का, वो सेफ तो ज्यादा चलाती है। खेतों में लेके जाके देखिए खेतों में ले जा सकती है, ट्रक के अंदर नहीं लेके जा सकती। इन्हीं भी दो लोगों का रिश्ता, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, बाप बेटा हो, माँ बेटी हो, दोस्त यार हो, जितने ऊंचे लेवल पर बनता है ना वो उतना ज्यादा मजबूत रहता है। ये एक इंसान है, ये दूसरा इंसान है, तो लाइफ का रूल ये है, ये जब रिलेशनशिप बनती है ना तो फिर ये ऐसे और हो जाता है cheers। जिंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ पता नहीं चलता। मैं इसी में खुश हूँ। ज्यादा सर भन्नाने लगता है तो सड़ा हुआ जोक। नमस्कार, स्वागत है आपका LOL पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ है आचार्य प्रशांत जी। स्वागत है आपका सर। नमस्कार सर। और आज तो जो हम डरे हुए हैं क्योंकि एक आपके बारे में जब भी हम पढ़ते हैं या जब हम जानते हैं तो ऐसा लगता है कि कौन से टॉपिक पर आपसे बात करें। गीता, आपने बुक्स, आपके लेक्चर्स इतने, और जेन्युइनली बहुत अलग पर्सपेक्टिव के साथ आप हर चीज़ को बताते हो। और कहीं ना कहीं हमको बहुत ऐसा लगता है कि हम कोई स्पिरिचुअल बाबा को सुन रहे हैं, लेकिन जैसे ही कुछ ऐसे लॉजिक्स आ जाते हैं तो लगता है नहीं यार, ये तो आम जिंदगी की बातें हैं। आम जिंदगी ही सबसे सही टॉपिक है बात करने के लिए। मैं सर पहले बता दूं, आज मेरा हाल वो है जैसे कॉलेज में या स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर बाहर से आते हैं ना सब प्रैक्टिकल लेने, मेरा वो वाला हाल है कि आपने मुझे पूछ लिया कोई जीवन का तो मैं क्या बताऊंगी। मैं बड़ा अच्छे से जीवन जी रही हूँ सर। और मैं शिकायत करना चाहूँगी पहले तो अपने पति के लिए। मैंने बोला कि प्रशांत आचार्य जी कैसी बातें करते हैं ये वो। इसने बोला कि मतलब इतनी अच्छी, आप कभी कभी डिप्रेस होता है ये वो तो अच्छी बातें सुन लेते, बट कभी ये जो पति लोग होते हैं ऐसे ना, जैसे ताऊ जी आए शिकायत कर रही हूँ, ऐसे ना ताऊ जी आए और शिकायत कर रही हूँ मैं, कभी बीवी के साथ शेयर नहीं करते कि तुम इतना दिन काम में बिजी रहती हो, घर में हाउस हेल्प है, बच्चे का है, स्कूल है, शूटिंग है। बट मैं हर्ष को वही कहूँगी कि ये कभी कभी अच्छी बातें मुझसे शेयर नहीं करता। और ऐसे बहुत सारे पति हैं जो खुद तो रात को कान में डाल के आपको सुन लेते, देख लेते और वाह और मुस्कुराते हुए सो जाते हैं, लेकिन कभी बीवी को नहीं कहते कि एक हेडफोन कान में डाल और इनकी बातें सुनो। सही कह रही हो कि नहीं सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा भी अनुभव यही रहा है। जो गीता का पूरा हमारा कार्यक्रम चलता है उसमें अक्सर ही शिकायत आती है कि दोनों में से कोई एक तो सुन रहा है, लेकिन जो साथ वाले हैं, पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, साथ वाले को कुछ पता ही नहीं है। और पता नहीं है क्योंकि बताया नहीं। यस। तो शिकायत तो बिल्कुल आपकी वाजिब है। ठीक है, तू है भगवान। अब उसमें मुझे बोलना क्या है? मुझे बोलना ये है कि देखिए किन्हीं भी दो लोगों का रिश्ता, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, बाप बेटा हो, माँ बेटी हो, दोस्त यार हो, किन्हीं भी दो लोगों का रिश्ता जितने ऊंचे लेवल पर बनता है ना वो उतना ज़्यादा मजबूत रहता है, उतना ज़्यादा। मतलब ऐसे समझिए कि ये एक इंसान है, मैं उठा सकता हूँ? हाँ जी प्लीज़ सर। ये दूसरा इंसान है। तो लाइफ का रूल ये है कि जुड़ तो ये यहाँ से यहाँ तक कहीं भी सकते हैं। ये हमारी पूरी पर्सनैलिटी है, समझ लीजिए वर्टिकल। सही कहा। ठीक है, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मेरा पार्टनर है, ये भी और ये भी, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, उनकी पर्सनैलिटीज़ मानिए। तो ये भी मेरी हस्ती का हिस्सा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अब मेरे सामने ऑप्शन है, मेरे सामने ऑप्शन है कि मैं यहाँ से यहाँ को जुड़ जाऊँ तो भी रिलेशनशिप है। भाई आप यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दीजिए तो भी आप कहोगे ना रिलेशनशिप तो चल ही रही है। सही कहा। मेरे पास ये मैं यहाँ से यहाँ उड़ जाऊँ, और मेरे पास ये है कि मैं यहाँ से यहाँ जुड़ जाऊँ। ये यहाँ से यहाँ जुड़ने पर भी रिलेशनशिप तो पक्का बन जाती है, पर वो कहलाती है बॉडी टू बॉडी रिलेशनशिप। वो ज़रा सा गड़बड़ वाली होती है। ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप बनेगी नहीं, पर वो फिर सिर्फ बॉडी टू बॉडी है जी। यहाँ से यहाँ अगर जुड़ जाओ, बीच से बीच को जोड़ दिया तो भी रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप तो तब भी है, पर वो है माइंड टू माइंड रिलेशनशिप। और जब यहाँ से यहाँ जुड़ते हैं तो होती है हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप, ट्रुथ टू ट्रुथ। मेरी सच्चाई तेरी सच्चाई, मेरी प्योरिटी तेरी प्योरिटी। और ये जब रिलेशनशिप बनती है ना तो फिर ये ऐसे और हो जाता है चीयर्स। चीयर्स करवा दिया आज। हम करिए चीयर्स आपस में। चीयर्स। रात को जो भी कान में तार लगा के वीडियो देखेगा, सुनेगा, मुझे बताएगा, वरना चीयर्स नहीं होगा। लेकिन अब नहीं, बट बहुत बहुत अच्छे से आपने समझाया कि कहीं ना कहीं कई बार आपको एक चीज अच्छी लगती है और आप बाकी दो चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो हमको ये तो पता ही होता है कि जैसे माँ बच्चे का रिश्ता है, जी जी,
बच्चा माँ की बॉडी से ही आया है। जी। तो जो बॉडी टू बॉडी रिलेशनशिप वो तो गारंटीड है, वो तो है ही है, वो तो जीन्स डीएनए की बात हो गई। इसी तरह हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में भी वो चीज़ तो मौजूद है ही, सही उसमें कहा, तो कोई बात सही नहीं कहा, करनी है। सही। मज़ा तब आता है जब ये ऊपर से ऊपर का रिश्ता भी जुड़ जाता है। लेकिन हमें ना कॉन्फिडेंस नहीं होता कई बार अपने पार्टनर पे। हमें लगता है कि ये जो मेरी ऊपर वाली चीज़ है ना, अगर मैं उससे कनेक्ट करूँगा, ये मैंने हार्ट बोला पर उसको आप ऐसे समझिए कि मेरा हाईएस्ट पॉइंट, अगर मैं वहाँ से कनेक्ट करूँगा तो कनेक्शन बनेगा नहीं। मैं चाहता हूँ वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस जब होता है तो रिश्ता बहुत खूबसूरत हो जाता है, मज़ा आ जाता है रिश्ते में। और यहाँ आप ऊपर से जुड़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि नीचे वाला तोड़ देना है। करेक्ट। ये एट द कॉस्ट ऑफ ईच अदर नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है। आप नीचे से जुड़े हो, जुड़े रहो, करेक्ट। पर ऊपर से आप जुड़ जाओ तो उस रिश्ते में चार चांद लग जाते हैं। एक बात मैं सबको बोलना चाहूँगा कि अपने पार्टनर पे भरोसा करना चाहिए कि आप उससे ऊंची से ऊंची बात करोगे तो भी वो समझेगा। कई बार तो ना हमें डर लग जाता है, हमें लगता है कि हस्बैंड से या वाइफ से हमने अगर कोई बहुत बढ़िया बात कर दी, ऊंची बात कर दी, तो क्या संन्यास ले रहे हो, क्या मुझे छोड़ने वाले हो क्या? आचार्य जी ये मुझे बहुत बार बोलती है। मैं जब भी ऐसे कोई वीडियो देखता हूँ और जब एक्साइट हो जाता हूँ, क्या होता है कि आप कोई, देखो मेरे पास भी गर्म पानी है, सारी बातें नहीं मैं बताओ। बताऊंगा कि आप कोई इंटेलेक्चुअल चीज या आप कोई ऐसी बात जानते हो जो आपको लगता है आहा दिमाग खोल दिया इस बात ने, अब मैं किसको जाके बताऊं, छोटा बच्चा है तो भारती को ही बताऊंगा। तो जब मैं इसको बताता हूँ ना, तो शुरू में सुनती थी या नहीं सुनती थी, शायद ऐसे सुन के अरे निकाल भाई ये देती बात होगी। सर तब उसके बताता था बाद- जब आप प्याज भून रहे हो, गर्मी में 3 लोग आने वाले हैं भारती, वो जीवन का सत्य, मेरा भी सत्य कढ़ाई में है कि खाना मेरा कैसा बिल्कुल बनेगा। सही बोल रही हैं, अरे नहीं, मेरे को नहीं, होता but है कि- क्या होता है ना, फिर बीवी को लगता है कि तू संन्यास नहीं, लेने वाला है। नहीं, अच्छा, संन्यास को इतना क्यों बीवियां ये मानती है कि संन्यास तो नहीं लेने नहीं, वाले? मैं इस मुद्दे पर बिल्कुल इनके साथ हूँ। जिसको बताया जाता है ना, उसकी भाषा में बताया जाता है, उसके हिसाब से समय और मौका देख के बताया जाता है। क्योंकि बताने तो हम गए हैं ना, बहुत बढ़िया सर। बताने तो हम गए हैं ना, बहुत सही। तो समझाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अब वो बिल्कुल सही बोल रही हैं, वो किसी चीज़ में बिजी हैं, वो बेबी की केयर कर रही हैं या कुछ और कर रही हैं जो काम है, उस वक्त आप जाके उनसे बिल्कुल उच्चतम सत्य बोलोगे तो सुनेंगी नहीं, इरिटेशन और हो सच में सर, जाएगा। ऐसा वाला सत्य बोल देता ना, जब आप अच्छा सीढ़ी पे 3 चढ़े और कपड़े रख रहे हो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा करूँ और ऐसा हो जाएगा, तो तब ऐसा था क्या कपड़े ऐसा मेरा सच में। आप उनको तो छोड़िए, आप मुझे बोल रहे हो आचार्य, मैं भी जिस वक्त कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें कोई और लेवल, कोई और स्किल लग रही हो, उस वक्त अगर मेरे ही ये बच्चे लोग मुझसे आकर के बात करें सीधे अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं इनको डांट दूंगा। मैं कहूँगा अभी जो हो रहा है, अभी यार गाड़ी है, गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही, मैं उसके इंजन में झांक रहा हूँ, तुम मुझसे टेक्नोलॉजी की बात करो। अभी हमें ये बात करने दो कि इसमें कहाँ पर क्या गड़बड़ हो गई है, यार देखने दो, एजेंसी को कॉल करें या खुद ही कुछ कर लेंगे, क्या है इस वक्त तुम आकर के मुझे ब्रह्म वाक्य मत बताओ। तो हर चीज़ का अपना समय होता है, अपना कायदा होता है। हाँ, ये बहुत है कि उसकी भाषा में समझा। पर मेरा मानना है कि वो आपका समय कौन सा है वो तो बता दे बीवी कि कब कब कौन सा समय पर आप हम उनको intellectual- सुने कि अपना कलेश बताएं। नहीं, बट एक्चुअली मेरा ना एक्चुअली इससे एक फॉलोअप एक क्वेश्चन है कि जैसे मैं एक घर में रहते हैं हम, मैं आपकी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस हूँ, ये आपकी ऑडियंस नहीं है। अब मैं ऑडियंस को आपको एक पैरामीटर मानता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी या ज्ञान की बातों में इंटरेस्टेड इंसान और ज्ञान की बातों में नॉन इंटरेस्टेड इंसान, कामयाबी, खुशी, उससे ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। लेकिन जब किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है इन सब चीज़ों में, देखिए जेंडर हमारा आपका एक जैसा है, पर पूरी दुनिया ये कहती है आचार्य प्रशांत जो है वो हमेशा महिलाओं की ओर बायस्ड है, तो मैं तो उनके साथ ही हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता बंद कर दो दरवाजा। जो कहीं ना कहीं आया बड़ा सच में इन्होंने, मुझे आपकी इतनी अच्छी वो बात लगी ना कि उस जिस वो चीज़ में डूबी हुई उसको उसी में समझाओ। और सच में सर, क्योंकि मुझे पता है कि औरतें, मैंने घर अपनी सास देखी, मम्मी देखी, बड़े काम होते हैं सर। अभी ये घर जाएगा तो खाने में क्या है, मुझे जाके बोलना पड़ना फ्रिज में क्या है, ये सब्जी बना ले, ये वो। तो ज्ञान इसके रिलैक्स होके देख रहा है, बन रहा है खाना और एक बना रहा है। खाना बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी रहती है। अरे सर इनके बनाने की नहीं, बताने की। क्या, एक मिनट, क्या आज में खा लेगा? मतलब मेरे को इसके हाथ का खाना ही अच्छा लगता है मोस्टली। तो मेरे को ऐसा है कि अगर मैं आया हूँ घर पे या आपके हाथों में भी कोई बुराई नहीं है, आपके हाथों में इनको बहुत अच्छा लग सकता है। मैं कोविड में खाया हुआ है सर, तब कोई डॉक्टर नहीं था और सच में हम दोनों डर गए थे, बट मुझे अच्छा लगता है। मेरा वेट करता है और मुझे ये भी बोलता है कि कितने 10 मिनट में, हाँ अच्छा तड़का ही लगाना तूने। मेरे को भी अच्छा लगता है कि ये मेरा वेट कर रहा है। मैं नहीं चाहती कि किसी और के हाथ का खाना पसंद आ जाए।
हाँ, तो जो आपने कहा ना कि कुछ लोग स्पिरिचुअल होते ही नहीं है तो उन्हें कैसे समझाएं, ऐसा कोई भी नहीं होता जो स्पिरिचुअल ना हो। ये बात सुनने में अजीब लगेगी पर मैं समझाता हूँ। देखिए स्पिरिचुअल माने क्या होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई लंबी चौड़ी स्वर्ग नरक मृत्युलोक परलोक ये सब बातें नहीं होती हैं, ठीक है ना। बड़ा पाप बड़ा पुण्य तीर्थ यात्रा ये वो, ये सब स्पिरिचुअलिटी की बहुत बाहर की बातें हैं। जो उसकी कोर बात होती है वो क्या होती है? कोर बात ये होती है कि हम सब भीतर से थोड़े ट्रबल्ड होते हैं, है ना। आप सो रहे होते हो, आप कितने चैन में होते हो, तभी हम बोलते हैं रिफ्रेशिंग स्लीप। हर बंदा जब सो के उठता है तो कैसा रहता है ना, एकदम मतलब। और बल्कि किसी का चेहरा अगर ढला हुआ लग रहा हो तो हम यही तो बोलते हैं भाई तू सोया कर अच्छे से, यही तो बात है ना। जब हम जग जाते हैं ना तो भीतर वो एक्टिवेट हो जाता है जो ट्रबल्ड रहता है। यही तो अंतर है सोने जगने में। जगते ही भीतर कोई है जो बेचैन है और वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। हम नहीं जगते, वो जगता है। हम नहीं सोते, वो सोता है। तो हम सब भीतर से थोड़े से गड़बड़ बेचैन से लोग हैं जो इनकम्प्लीट फील करते हैं कि नहीं? आपको लगता है कभी कि नहीं लाइफ में कुछ कमी है? वैसे तो सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ये भी है, ठीक है, सब चल रहा है। हाँ भाई, परिवार भी है, पैसा भी है, प्रसिद्धि भी है, जितनी चीजें हैं तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ खलिश सी, कुछ अननोन कमी रहती है। रहती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे भीतर कोई बैठा है जो लगातार इनकम्प्लीट और बेचैन महसूस करता है। स्पिरिचुअलिटी का बहुत छोटा सा मतलब है, वो कौन है उसको पहचानना और उसको मम्मी की तरह लोरी दे करके शांत कर देना, सुला देना। वाह। वो जो भीतर बेचैन रहता है उसको ईगो बोलते हैं। आई, अहम, अहंकार उसका नाम है। तो आप बताओ दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है जो स्पिरिचुअल ना हो? सही कहा। अगर मैं जिंदा हूं तो मुझे भी तो शांति की तलाश है ना। अब शांति बड़ा भारी शब्द लगता है, ऐसा लगता है ये कितनी कि अकेले बैठा होगा, कितनी ऊंची बात कर दी, कहीं मौन समाधि लगा के बैठा है, शांति वांति। अरे यार, आप शॉपिंग भी करने आते हो तो शांति के लिए तो जाते हो। मौन छोड़ दो, आप डिस्को में भी जाते हो 10,000 वॉट्स पर नाचने के लिए, तो शांति के लिए जाते हो। सही बात ये है कि नहीं है? 100%। कोई कुछ भी कर रहा होता है, कोई अपराध भी कर रहा होता है, तो एक लेवल पे यही सोच रहा होता है कि ये करके मुझे शांति मिल जाएगी, है कि नहीं? कोई नशा ड्रग्स भी कर रहा होता है तो अपने खोपड़े में तो उसने यही सोचा होता है कि ये करके मुझे शांति मिल जाएगी। ले दे के हर इंसान जो कुछ कर रहा है वो कर तो उसी फुलफिलमेंट, उसी पीस के लिए रहा है ना। अगर हर इंसान उसी फुलफिलमेंट के लिए कर रहा है तो हर इंसान स्पिरिचुअल हुआ कि नहीं हुआ, आप ये बताओ। 100%। वो कातिल भी स्पिरिचुअल हुआ है। कातिल भी एक तरह से स्पिरिचुअल है। सुनने में बहुत अजीब लगेगा क्योंकि हम कातिल का संबंध कभी स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते नहीं। एथलीट है वो भी स्पिरिचुअल है, पॉलिटिशियन है वो भी स्पिरिचुअल है, बिजनेसमैन है वो भी स्पिरिचुअल है, एक्टर है वो भी स्पिरिचुअल है। आप हैं तो भी, आप हैं तो भी, बच्चा है तो भी, बूढ़ा है तो भी, मैन वुमन, हिंदू मुस्लिम, कौन है जो स्पिरिचुअल नहीं होगा? होना पड़ेगा, है। बस ये है कि हम जान नहीं पाते कि हमें किस चीज़ की तलाश है। तलाश हर बंदे को है, हर बंदा भटक रहा है। इतने हमने गीत सुने हैं ना, उसमें जिंदगी की राहें और मैं मुसाफिर हूँ और मैं भटक रहा हूँ, वो किस ओर को इशारा करती हैं? इसी ओर को तो, कि हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए, पता नहीं है क्या चाहिए। ये जो बात है यही स्पिरिचुअलिटी है। हर बंदा स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअलिटी कोई एक्सक्लूसिव चीज़ नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते हाँ भाई इधर वाले सब स्पिरिचुअल हैं, इधर वाले स्पिरिचुअल नहीं है। हर आदमी अपनी तरह से स्पिरिचुअल है। तो आप जब किसी को अप्रोच करते हो ना, उसे कोई बात बताने के लिए, तो आपको ये देखना पड़ता है कि उस व्यक्ति की स्पिरिचुअलिटी किस तरह की है। उसे उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा, उसे उसकी ज़मीन पर उतर के बताना पड़ेगा, उसे उसके माहौल, उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बताना पड़ेगा। यकीन जानिए स्पिरिचुअल हर आदमी है, और यही बात इंसान को जानवर से पृथक करती है। नहीं तो हम में और जानवर में और क्या अंतर है? बस जानवर को उस तरीके से शांति की तलाश नहीं जैसे हमें है। जानवरों को खाने पीने को मिल जाता है, मस्त हो जाता है। इंसान को खाने पीने को मिल जाए, मस्त हो पाता है कभी? इंसान को करोड़ों अरबों की दौलत मिल जाए तो भी मस्त हो पाता है क्या? आप इंसान को सीएम पीएम कुछ बना दो दुनिया का, वो मस्त हो पाता है कभी? जानवर मस्त रहता है, उसकी बहुत छोटी सी नीड्स है। हमारा कुछ और है जो हमें चाहिए। नीड फुलफिलमेंट भर से हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते, हमें किसी और चीज़ की तलाश है। वो कौन सी चीज़ है और किसको वो तलाश है, उसको जानना ही स्पिरिचुअलिटी। बहुत साधारण सी बात है। मैं होप कर रहा हूँ मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं कर दिया। नहीं, बहुत आसानी से समझा दिया, बहुत आसानी से। तो आप बताइए, सब फिर स्पिरिचुअल ही है ना। ये भी एक तरह की ईगो हो गई। हस्बैंड स्पिरिचुअल है, वाइफ स्पिरिचुअल नहीं है, ये तो ईगो हो गई ना। और इस ईगो के साथ फिर तो हम ही स्पिरिचुअल नहीं हुए ठीक से। अरे हाँ, ओहो, आईना दिखा दिया। यस सर। धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। लेकिन सर क्या ऐसा होता है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में होते हो और अगर आपको
सब चीज़ों का ज्ञान है, यानी कि आपको पता है कि इस एसी से क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, एसी से फायदे भी पता है। अब क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली दिमाग है जो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाता है। तो जितनी ज़्यादा नॉलेज, और क्योंकि आज की तारीख में हर इंसान के हाथ में एक नॉलेज का पिटारा है जिसमें सब उसको पता चलता है, तो अब उसको ज़्यादा जान लेना भी, जैसे मैं बताता हूँ, मैंने जब सारे वीडियो देख लिए ना, मैं परेशान हो गया। मैं सोच रहा हूँ यार, कॉफ़ी में भी पेस्टिसाइड्स है, पपीते में भी है, हे भगवान दूध नकली आ रहा है, क्या होगा, ओजोन लेयर फट रही है, पॉल्यूशन नहीं, आप समझ। और ऑब्वियसली पैरानॉइड नहीं हो गया कि परेशान नहीं हो गया, पर एक डीप इनसाइड आदमी को लगता है कि नहीं यार, इससे तो अच्छा नहीं पता होता। अब जैसे मेरा कोई दोस्त है जिसको नहीं पता है, वो फटाफट अपने इंजॉय कर रहा है, अपनी जिंदगी जी रहा है। तो जो जैसे हमारी गाड़ी में जी फ्यूल इंडिकेटर होता है, हाँ जी, ठीक है, आप क्या चाहोगे, नहीं हो, आपको कभी पता ना चले कि गाड़ी फ्यूल पे शॉर्ट है और आपको अभी 150 किलोमीटर और जाना है और 25 किलोमीटर पे ही रुक जाएगी और ये बैरन हाईवे है और इसमें कोई फ्यूल पंप भी नहीं मिलने वाला। नहीं लेकिन अगर आपको दिख गया तो टेंशन तो होगी। तो टेंशन से बचने के लिए फ्यूल पंप ही ऑफ कर देते हैं। जो फ्यूल मीटर है, अगर ये दिख गया, आप रात में निकले हो किसी ऐसी जगह जाने को, तो थोड़ा सा रिमोट है, 150 किलोमीटर है, आप फ्यूल डलवाना भूल गए, आपने इनको बोला तो ये भूल गए। आपने समझ लिया सर। आप फ्यूल डलवाना भूल गए, आप अकेली ड्राइव कर रही हैं, ठीक है, 150 किलोमीटर जाना है, रात में 2:30 बजे हैं और आगे 56 किलोमीटर और पीछे 30 किलोमीटर, कोई फ्यूल पंप नहीं है, ठीक है। और तभी आपकी नज़र पड़ती है उस पर, तो उस पर आपको दिखाई देता है 25 किलोमीटर का फ्यूल बचा है। दिखते ही आपको क्या हो जाएगा, टेंशन। तो क्या इस टेंशन से बचने के लिए हम जो फ्यूल मीटर है उसको ऑफ कर दें, या गाड़ियों में होना ही नहीं चाहिए? नहीं, होना तो चाहिए। चेतावनी के लिए कुछ तो होना चाहिए, है ना। क्या पता मैं उस 25 किलोमीटर का कुछ तो इस्तेमाल कर लूं। हाँ। बुरे से बुरा तो ये होता कि मुझे पता भी नहीं चलता और गाड़ी अचानक खड़ी हो जाती, ऐसी जगह पे जहाँ पता नहीं कहाँ खड़ी हो जाती। हो सकता है ऐसी खड़ी हो जाती जहाँ नेटवर्क ना हो। इस 25 किलोमीटर में कम से कम कहीं कहीं नेटवर्क तो है, मैं कम से कम गाड़ी खड़ी करके किसी को फ़ोन कर सकती हूँ। इस 25 किलोमीटर में हो सकता है कोई पुलिस स्टेशन हो सकता है कहीं कोई आबादी हो, कोई है ना, लोग सेटलमेंट है उनका वहाँ पे है, या कि हॉस्पिटल ही है, एनीथिंग, एनी इंस्टीट्यूशन, मैं वहाँ गाड़ी आराम से खड़ी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तो वो जिसको हम टेंशन कह रहे हैं, दैट एक्चुअली इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर करेक्टिव एक्शन। जैसे ही मुझे दिखेगा बस 25 किलोमीटर का फ्यूल है, तो मुझे टेंशन तो होगा, पर वो टेंशन शुभ है, क्योंकि उस टेंशन के कारण अब मैं कुछ करेक्टिव एक्शन ले सकता हूँ। बुरे से बुरा तो ये है कि 25 किलोमीटर पे अचानक गाड़ी रुक गई। सही कहा। सेम अप्लाइज टू योर ओवरऑल हेल्थ असेसमेंट। करेक्ट, ठीक है ना। अचानक मुझे किसी दिन पता चले कि मुझे ग्रेड 4 और 4th स्टेज कैंसर है, वो बेहतर है, या कि मेरा पहली स्टेज पे डायग्नोसिस हो जाए, वो बेहतर है। अब डायग्नोसिस होके भले ही पहली स्टेज पे आएगा अगर कि साहब आपका ये जो लंप है ना ये कैंसरस है, तो बुरा तो लगेगा, टेंशन तो होगी, पर ये टेंशन लाइफ सेविंग टेंशन है, शायद ये मेरी जान बचा देगी। अब मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, 6 महीने बाद गया और पता चला कि साहब ये तो बढ़ करके लास्ट स्टेज पे 2 महीने बचे आपके। तो टेंशन तो नहीं हुई थी इतने दिनों तक, पर अब सीधे मौत आएगी। तो कुछ टेंशन शुभ भी होती है, ये भी हमारा एक तरह का इल्यूजन है कि सब टेंशन खराब है। हाँ, कुछ अच्छी, हाँ, स्ट्रेस से दूर रहो, तो अभी कोई भी स्ट्रेस नहीं चाहिए। नहीं, स्ट्रेस भी शुभ हो सकती है, स्ट्रेस भी शुभ हो सकती है। वो स्ट्रेस जो सच्चाई से आती हो वो शुभ है, और वो रिलैक्सेशन जो झूठ से आता हो वो अशुभ है। सच से जो कुछ आता हो वो शुभ ही है। सच से भले ही अगर स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी कुछ भी आ जाए, पर सच से आया है तो शुभ होगा, ये मानना चाहिए। इस बात के आगे सर झुका देना चाहिए। सच से आया है ना, सर झुका दो। क्या बात है, क्या बात है, कितनी एक अलग पर्सपेक्टिव से। और कहीं ना कहीं इसीलिए मैं हर बार जब भी किसी इंटेलेक्चुअल के साथ बैठता हूँ इस पॉडकास्ट पर, तो मुझे लगता है थैंक गॉड मैंने पॉडकास्ट शुरू किया, क्योंकि आपसे इतनी करीबी से इतनी ज्ञान वाली बातें कभी किसी को नहीं। मजा तो मुझे आ रहा है, थैंकफुल मुझे होना चाहिए। नहीं सर, सच्ची में कई ऐसे बातें होते हैं जो बहुत सारी ऐसी लेडीज है जो इतनी बिजी है जिनको पता ही नहीं है कि क्या है। हाँ तो है, ये है ना। और मैं चाहता हूँ कि बिजी होना बहुत अच्छी बात है, और विशेषकर भारतीय महिलाओं से मैं बार बार बोलता हूँ, ज़रूर बिजी रहिए, ज़रूर बिजी रहिए। लेकिन जो अपनी बिजीनेस का पोर्टफोलियो है, माने जिन बातों में आप बिजी रहती हैं, उसको थोड़ा एक्सपेंड करिए, थोड़ा एक्सपेंड करिए। बहुत ये शुभ बात है कि ज़िंदगी ऐसी हो जाए कि बहुत व्यस्त है, पर व्यस्तता के आयाम अलग अलग होते हैं ना।
तो कुछ थोड़ा कुछ ऐसा भी हो सकता है, आज मैं रीडिंग में बहुत व्यस्त थी, बहुत सही कहा। आज मैं एक्सप्लोरेशन में बहुत व्यस्त थी, आज मैं ट्रैकिंग हाइकिंग में बहुत व्यस्त थी। हाँ। तो वो वाली व्यस्तता भी जिंदगी में आए, यस नहीं तो सिर्फ वही व्यस्तता रह जाएगी। जैसे आपने कहा ना, आप तो चलिए थोड़ी देर के लिए प्याज भूनते हो, हमारे भारत में ऐसा बहुत ज्यादा है कि वो जिंदगी भर बेचारी प्याज ही भूनती सच रहती में है, सर। वो सुबह से शाम तक प्याज भूनती हैं, वो गड़बड़ व्यस्तता है। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा। और हमारे ये जो इस चैनल पर ज़्यादा महिलाएं हैं, तो इसलिए हम कभी जब भी कोई कंटेंट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार एटलीस्ट जो ज़्यादा लोग देखने वाले हैं उनके लिए अगर हम कुछ बता पाए। तो ये जो आपने बात कही ना, मैं अपनी मम्मी को देखता हूँ कहीं ना कहीं, आज भारती को जिस दिन मैं नहीं भी बोलता उस दिन भी वो खाना बना लेती है, क्योंकि उसको लगता है कि यार आज मैंने अपने पति के लिए खाना नहीं बनाया। तो कहीं ना कहीं एक मानसिकता, शायद ये मानसिकता इसीलिए है क्योंकि भारती अमृतसर से आती है, उसकी मम्मी ने उसको सिखाया था। अगर ये आती लंदन से तो इसके माँ बाप ने इसको कुछ और सिखाया होता कि खाना मत बना, तू अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे नो डाउट ये संस्कार है, पर कहीं ना कहीं जैसे मेरी मम्मी को भी, जैसे मेरी मम्मी को मैं बोलता हूँ कि मम्मी अभी हमारे घर पे मेड है तो आप सुबह जाया करो वॉक के लिए, या सुबह, अरे नहीं सुबह तेरे पापा का नाश्ता बनाना होता है ना। देखो, तो मैं यही सोचता हूँ, मैं कहा अब आपको शुगर है, आपको वेट लूज करना है, लेकिन स्टिल आप उस काम को आपने इतने कंफर्ट जोन में अपने डाल दिया है कि अब आपको पता है कि नहीं वहाँ मेरा फायदा है, लेकिन आप जा नहीं सकते क्योंकि वो खूंटे से हाथी को बांधा हुआ था और पहले चेन थी, अब वो रस्सी है, तो अब वो रस्सी को भी नहीं तोड़ पाते। तो वैसा वाला कहीं ना कहीं। मैं छोटी सी कहानी सुनाऊं? प्लीज। तो मान लीजिए वाइफ है या हस्बैंड है या मदर है जी। और वाइफ को कहा गया है कि हस्बैंड को खाने के साथ ये दवाई है वो ज़रूर देनी है, ये दवाई है ज़रूर देनी है, ज़रूर देनी है, ठीक है, इसी से हस्बैंड की हेल्थ चलने वाली है। या मदर को कहा गया है कि बच्चे को खाने के साथ आप ये दवाई ज़रूर देना, खाने में मिला के या खाने के साथ में बगल में रख के ज़रूर दे देना, ठीक है। अब खाना तो दे दिया, दवाई भूल गए, अब क्या होगा? और लगातार खाना दे रहे हैं और बहुत टेस्टी खाना, और डॉक्टर ने भी ये बोला है कि खाना टेस्टी हो नहीं तो बच्चा दवाई नहीं लेगा। आपने देखा है कई बार कड़वी दवाई कैसे दी जाती है, किसी मीठी चीज़ में मिला के दे देते हैं। तो आपने वो मीठी चीज़ तो बहुत प्यार से पकाई, वो मीठी चीज़ पकाई, दवाई डालना भूल गए, अब क्या होगा? मज़ा नहीं आएगा ना। करेक्ट। और मेहनत पूरी होगी, और हमको तो ये भी लगेगा कि मैंने जो मेरा मातृ धर्म है या पत्नी धर्म है वो मैंने पूरा निभाया, या पति धर्म मैंने पूरा निभाया। लेकिन फिर भी जिसके लिए निभाया उसको फायदा तो हुआ नहीं, उसको हो सकता है नुकसान और हो जाए। सही कहा। तो हम दो होते हैं, और दोनों को खुराक चाहिए, दोनों को खाना चाहिए। एक बाहर से ये और एक भीतर भी कुछ होता है, वो भी खुराक मांगता है। अक्सर एज फादर और मदर और स्पाउस हम गलती ये कर देते हैं कि अपने साथ वाले के शरीर की पूरी खुराक दे देते हैं, जो दवाई देनी थी मिला करके, वो जो भीतर की दवाई है वो दवाई देना भूल जाते हैं। माएँ बच्चों की कितनी फिक्र करती हैं, कितनी फिक्र करती हैं, ठीक है, वो उसको तेल मालिश कर रही हैं, अच्छे से नहला रही हैं, अच्छे कपड़े पहन रही हैं, जितना अपना ख्याल नहीं रखती उससे 10 गुना ज़्यादा बच्चे का ख्याल रख रही हैं। और ये सब करने के बाद बच्चा जाकर के टीवी के सामने बैठ गया है, और माँ उसको बच्चे को कितने प्यार से खिला रही है, कहाँ खिला रही है? टीवी के सामने बैठा करके। रिमोट किसके हाथ में है? बच्चे के हाथ में। बच्चे के हाथ में। अक्सर माँ का हाथ तो दोनों उसको बच्चे को खिलाने में लगा हुआ है, और माँ अपनी ओर से बड़े प्रेम से खिला रही है। बच्चा अभी कितनी चीज़ें खा रहा है आप बताइए? 1 कि 2? कौन बताएगा? 2 खा रहा है। 2 खा रहा है। एक चीज़ कहाँ के लिए? और एक चीज़ वो और भी खा रहा है। एक चीज़ तो वो खा रहा है यहाँ के लिए, वो कहाँ से खा रहा है? मुंह से। और दूसरी चीज़ वो मन के लिए खा रहा है, वो कहाँ से खा रहा है? आँख से, आँखों से और कान से। माँ का पूरा ध्यान बस एक चीज़ के खाने पर है। किस चीज़ के? कि ये वाला खाना जो मुंह से। माँ भूल गई कि वो कुछ और भी खा रहा है, और यहाँ से जो खा रहा है वो गड़बड़ खा रहा है। माँ भूल गई कि दवाई उसको खाने के साथ मिला के देनी है, असली वाली चीज़ भी तो देनी है। ये गड़बड़ हो जाती है हमसे माँ बाप होते हुए, या पति पत्नी होते हुए, या कुछ भी दोस्त यार होते हुए। हम सामने वाले की जो असली और अंदरूनी ज़रूरत है उसको भूल जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि खाना ज़रूरी नहीं है, खाना तो बहुत ज़रूरी है। मैं भी जाऊँगा खाना खाऊंगा, तो आप भी खाना खाओगे, सब खाना खाएंगे, आप भी खाएंगे। खाना कौन नहीं? सब्जी ज्यादा बढ़िया। आज का खाना क्या है भाई बताओ? खाना वगैरह बात करते हैं, खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? बढ़िया। खाने की कोई दिक्कत, सिर्फ खाना ही खाएंगे तो जानवर हो जाएंगे। हमें सिर्फ खाना कैंसर मेरा आज रात का कैंसर। अच्छा, हम बिल्कुल इंसान सही कहा हैं, नहीं।
हमें तो कुछ और भी चाहिए ना खाने को। तो जिनसे हम प्यार करते हैं उनको वो चीज़ क्यों नहीं देते? हम बस उनके शरीर की देखभाल क्यों करते रह जाते हैं? एक रिलेशनशिप में आपने सामने वाले को फिजिकली हेल्दी कर दिया और वो मेंटली डिके कर रहा है, तो ये रिलेशनशिप शुभ थोड़ी हुई फिर। और मेंटली उसको अच्छा रखने का मतलब ये नहीं कि फिजिकली खराब कर देना है कि बच्चे को खाना तो दो, बैलेंस लेकिन साथ में कुछ और भी दो, है ना। जो डॉक्टर ने बोला कि खाना तो दो, पर खाने के साथ एक दवाई और है जो दो। वो दवाई, वो पोषण, वो आहार, न्यूट्रिशन, वो भीतर वाले सेल्फ के लिए होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। और इसलिए फिर हस्बैंड वाइफ को आपस में बहुत बार फ्रेंड्स की तरह बात करनी चाहिए। मदर और सन को, मदर और डॉटर को, फादर और किड्स को बैठ करके बात करनी चाहिए दोस्तों की तरह, जहाँ पे हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि अब हम एक दूसरे का बस ख्याल रख रहे हैं। जहाँ हमारा उद्देश्य ये है कि साहब दिल से दिल की बात हो रही है, वो जो रिश्ता है ना अब ऊपर वाला बन रहा है। कुछ देर के लिए भूल जाना चाहिए कि बगल वाला जो मनुष्य है, इंसान है, ये मेरी वाइफ है। रिलेशनशिप भी भूल जानी चाहिए, उसका जेंडर भी भूल जाना चाहिए। अभी मैं भी एक इंसान हूँ और तू भी बस एक इंसान है। और क्या हम इंसान होकर के कुछ दिली बातें कर सकते हैं? एकदम दिली बातें, एकदम जैसे पहली बार मिले हों और यकीन पूरा है, लेकिन एक दूसरे पे हम दिली बातें कर सकते हैं। तो वो जो न्यूट्रिशन होता है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, और वही चीज़ रिश्ते की सेहत को बिल्कुल दुरुस्त रखती है। क्या बात है, क्या बात है सर। नहीं तो बच्चे कैसे निकलते हैं, देखिए कई बार और अभी ज़माना ये है कि इतने अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स आते हैं और ये सब आता है। आज के बच्चे पहले के बच्चों से ज़्यादा सेहतमंद होते हैं, हाइट में भी बेहतर होते हैं, हर तरीके से बेहतर होते हैं। लेकिन यही बात हम उनकी इंटरनल हेल्थ के बारे में नहीं बोल सकते। इंटरनल हेल्थ की सच्चाई तो ये है कि आज मेंटल एपिडेमिक जितना फैला हुआ है उतना पहले कभी नहीं था। आज की जो जनरेशन है वो एंजाइटी, डिप्रेशन और मेंटल एलिमेंट्स का जितना शिकार है पहले नहीं होती थी, जबकि फिजिकली वो हेल्दी हैं। फिजिकली इतने सप्लीमेंट्स हैं, इतने सप्लीमेंट्स हैं। हर घर में ये होता है कि जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो सबसे लंबा निकलता है, सबसे तंदुरुस्त होता है। इन जनरल ये भी होता है कि बेटा तो बेटा, बेटी भी लगभग बाप जितनी लंबी हो जाती है, क्योंकि वो अगली जनरेशन की है। तो फिजिकली तो हम बेहतर होते जा रहे हैं, बट मेंटली, क्योंकि मेंटल उसको जो न्यूट्रिशन देना है हम उसका ख्याल उतना करते नहीं हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। सर क्या क्या करा जाए? जैसे कई बार अब जैसे मेरा बच्चा छोटा है, मैं कई बार सोचता हूँ कि यार मैं कैसे करूँ। कई बार स्ट्रिक्ट बनूँ या लगता है कि यार नहीं, दोस्त बनते हैं। जैसे मेरे पापा मेरे साथ बचपन में बहुत स्ट्रिक्ट बिहेव करते थे, लेकिन जैसे जैसे मैं जवान होता गया मेरे दोस्त बनते गए और अब हम दोस्त हैं। लेकिन वो एक ड्रास्टिक चेंज शिफ्ट आया जब मैं बड़ा हो गया, 18-19 साल का हो गया था, तब पापा दोस्त बन गए थे, तब पापा बात करने लग गए थे। उससे पहले वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो कहीं ना कहीं एक फादर एज आपको लगता है कि यार मैं कैसे आज के दौर पे कैसे करूं, क्योंकि मैं तो एक अलग दौर पे था, मेरे पापा की एक अलग साइकोलॉजी थी, मैं अलग इंसान हूँ, मेरा बेटा अलग है, मैं वो टैक्टिक्स नहीं यूज़ कर सकता अपने बेटे पर। तो आज के माँ बाप को क्या करना? कोई अगर नीचे है जी, ठीक है जी, और उसको उठाना है, जी, ऊपर उठाना है, ठीक है। मान लीजिए जैसे जब होता है पहाड़ चढ़ते वक्त, जब आप माउंटेनियरिंग करते हो तो नीचे वाला होता है, आपको उसको सहारा देके ऊपर खींचना है। नीचे वाला थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है या नया नया खिलाड़ी है, अभी उतना नहीं जानता, तो उसके लिए दो शर्तें होती हैं। एक आप बताइए, एक आप बताइए। नीचे वाले को ऊपर खींचने के लिए दो शर्तें लगेंगी, आप ऊपर हो वो नीचे है। एक कोशिश जो है वो तो आप ही पूरी कोशिश करो, क्योंकि पता नहीं वो किस स्थिति में हो। पर कोशिश कर पाने के लिए भी उससे भी पहले दो शर्तें हैं। अच्छा, क्या है? मैं ये हूँ और कोई यहाँ पर है। अच्छा, मुझे इसको ऊपर लेके आना है। ओके, मुझे प्यार है इससे, मुझे इसे ऊपर लेके आना है। कौन सी दो शर्तें हैं जो पूरी करनी पड़ेंगी? ये पहाड़ है, पहाड़ में मैं यहाँ हूँ, ये यहाँ है और ऐसे लटके हुए हैं। हाँ, कैसे इसको ऊपर लेके आऊँ? ट्रस्ट से। पर ट्रस्ट, सिर्फ मैं ट्रस्ट बोलूंगा, ट्रस्ट तो ऊपर तो नहीं आ पाएगा। कुछ और प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? रस्सी कर अरेंजमेंट कैसे 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 कैसे? बल से। बल उस पर लगा पाऊँ, इसके लिए क्या ज़रूरी है? वो तो यहाँ है, मैं तो यहाँ हूँ, बल कैसे लगाऊँ? मैं यहाँ हूँ, वो यहाँ है, कैसे बल लगाऊँ? बड़ी दूरी है, बल कैसे लगाऊँ? हिंट दे रहा हूँ, बड़ी दूरी है। आप बता दो। पास जाके हाँ, हाथ उसको देना पड़ेगा ना। मैं ऊपर हूँ, मुझे नीचे आना पड़ेगा। बच्चे से बात करनी है, ऊपर रह के नहीं कर सकते। ये पहली शर्त है बस। क्या बात है सर। ये बस पहली शर्त है। अभी एक और है जी, जहाँ बच्चा है उतनी नीचे आ गए आप भी, तो फिर तो ऊपर चढ़ना कभी हो ही नहीं पाएगा। हाँ, एक हाथ नीचे जाना है और एक हाथ से ऊपर वाले को थामे रखना है, ऐसे।
एक हाथ से नीचे वाले को पकड़ा और एक हाथ से वो जो ऊपर वाला है उसको पकड़ा। हाँ, यही रिश्तों का फॉर्मूला है। क्या बात है, एक हाथ से ऊपर वाले को पकड़ो, दूसरे हाथ से रिश्ते वाले को पकड़ो। क्या बात है, क्या इसको छोड़ दोगे तो तुम भी नीचे आ जाओगे, ऊपर वाले को छोड़ दिया तुम भी नीचे आ जाओगे, दोनों आ गए तो दोनों ही बच्चे तो at और least एक नीचे वाले को छोड़ दिया तो तुम ऊपर रहे आओ, फिर नीचे वाले को कभी नहीं उठा पाओगे। दोनों को पकड़ के रखो, और जब दोनों को पकड़ के रखो ना, मेहनत बहुत लगती है, क्योंकि यहाँ से ऊपर को खिंचे हुए हो और यहाँ से नीचे को खिंचे हुए हो, ऐसा लगता है भीतर से एकदम चिर रहे हो, बीइंग टॉर्न अपार्ट, ऐसा लगता है। लेकिन वो दर्द बर्दाश्त करना ही तो प्रेम की परीक्षा है ना तो मैं नीचे गिरूंगा ना तुझे नीचे गिरने दूंगा, पूरी जान लगा दूंगा तुझे ऊपर उठाने में। मैं नीचे नहीं गिरूंगा, लेकिन फिर भी अपना हाथ मैं तेरे लेवल पे ले आ दूंगा। बच्चे से बात करनी है तो आपको उसके लेवल पे जाना पड़ेगा। बच्चे से बात करनी है तो आप एकदम बड़े होके बात नहीं कर पाओगे, आपको उसकी दुनिया में घुसना पड़ेगा। उसकी दुनिया में जो भी कैरेक्टर्स हैं, आपको उन कैरेक्टर्स के माध्यम से बात करनी पड़ेगी। मेरा भतीजा है छोटा, उसको वो कैरेक्टर्स बहुत पसंद है, मैं नाम ही भूल गया उसका। वो अरे नहीं, वो कौन सा पिगी है, पिग है अपना, पापा पिग, पेपा पिग, पेपा पिग। और पेपा पिग के तो सुअर पसंद है। हाँ, सुअर पसंद है उसको। और उस बिल्लियां और कुत्ते गए। उसके साथ में और पेपा पिग के और 5-7 और दोस्त हैं। बच्चे होते हैं, हाँ, मम्मा पिग्गी, पता नहीं क्या। मामा पिग भी है उसमें, मामा पिग भी है, पापा पिग है, पेपा पिग है, मामा पिग है और पेपा पिग है। हाँ, तो मैं उससे बात करता हूँ तो मैं तो वही पिगी लैंग्वेज में ही फिर बात करता हूँ। जब हम आपस में मिलते हैं, हमारा पहला सवाल होता है मैं कौन हूँ, तो वो सब जानवरों को ही पसंद करता है, तो मेरा नाम है शेरताऊ जी। और तुम कौन हो, उसका नाम है रैबिट। अब शेरताऊ जी और रैबिट की फिर इक्वेशन शुरू हो जाती है कुछ ना कुछ। अब मैं कहूँ मैं आचार्य जी हूँ, मैं हूँ आचार्य जी और तू बहुत छोटा है, नीचे बैठ जा और वहां बैठ के मेरा प्रवचन सुन, तो फिर तो हो चुका। वो वहां नीचे नहीं बैठेगा, उसे मेरी गोद में बैठना है। कई बार वो मेरे कंधे पे बैठता है। तो टीचर का ये काम होता है ना, कई बार उसे शिष्य को ना यहाँ अपने कंधे पे बैठाना पड़ता है, ऐसे ऐसे। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं प्लीज। एक गड़रिया है जी। उसकी भेड़ें हैं, वो भेड़ों को ले जाता है, शेफर्ड। जैसे जीसस कई बार बोलते हैं ना, आई एम योर शेफर्ड, तो समझ लीजिए वहीं से आ रहा है। तो वो अपनी भेड़ों को ले जाता है जंगल में। भेड़ों को मान लीजिए बच्चे, जानवर है, जानवर सब हमारे बच्चों ऐसे ही होते हैं। वो ले जाता है, फिर वो बोलता है अब शाम हो गई, चलो घर वापस चलो, वापस चलो। तो जो थोड़ा सा समझदार भेड़ें हैं वो तो आवाज़ सुन करके वो अपना चल देती हैं। 1-2 भेड़ें होती हैं, खासतौर पर जो बच्चा भेड़ है, बिल्कुल लैम, उनको कितना भी बोल लो कि वापस चलो, हम नहीं जाते, ब्लीट, हम नहीं जाते। तो समझाने वालों ने बोला उनको ना फिर उठा करके कंधे पे रख के लाता है घर अपने, ऐसे करके ऐसे उठा लेता है, कंधे पे रखता है अपने। अब ये तो उल्टा जस्टिस हो गया कि जो समझदार है वो तो चलो ऐसे ही चला जा रहा है, उसको तो कोई प्रिविलेज नहीं मिल रही, और जो नासमझ है उसको उठा करके यहाँ रखना पड़ता है, और यही करना पड़ता है। बट वही था जब मैं बोल रहा था ना कि जैसे मैंने कुछ दोस्तों को देखा है जिनको कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, वो दुनियादारी से महंगाई कोई नहीं, अपना खुश इंजॉय कर रहे हैं। जिनको पता है ग्लोबल वार्मिंग ये वो बेचारा टेंशन में बैठा हुआ है। मुझे नहीं पता। देखिए हमेशा ये होता है, जो समझदार होता है ना, जिम्मेदारी दायित्व ये भी उसी के ऊपर आते हैं, और जो नासमझ होता है उसको कई बार यहाँ बैठाना पड़ता है। इसमें जस्टिस नहीं सोचना चाहिए, यहाँ पर बात प्यार की है। सही कहा, जस्टिस क्या देखें, सही कहा। यहाँ बात प्यार की है। और वैसे देखो तो लगेगा अनजस्ट कि उसको समझदारी का कुछ रिवॉर्ड तो मिल नहीं रहा और इसको नासमझ होने का रिवॉर्ड मिल रहा है कि कंधे पे बैठा हुआ है, लेकिन बात प्यार की है, करना पड़ता है। और उठाता भी वही है जो प्यार करता है। नहीं उठाओगे तो फिर ये जिसको उठाया है ये कभी समझदार हो भी तो नहीं पाएगा ना, वो जंगल में ही छूट जाएगा, पता नहीं कौन खा जाएगा उसको। सही कहा है, सही कहा एकदम। आचार्य जी शादी करनी चाहिए? रिश्ता अच्छा होना चाहिए, उसके बाद शादी लगता है करनी है तो कर लो। सवाल ये है कि शादी का मुद्दा ज़्यादा ज़रूरी है या समझदारी और प्रेम का मुद्दा ज़्यादा ज़रूरी है। अगर समझदारी है, बोध है और प्रेम है, उसके बाद शादी करते हो, कौन मना कर रहा है। और न प्रेम है न समझदारी है, कोई अभी भीतर अंडरस्टैंडिंग आई नहीं, 22-24 साल की उम्र है और हार्मोन के दबाव में आके और मम्मी पापा ने बोल दिया, सोसाइटी ने बोल दिया, शादी कर ली, तो ये शादी अच्छी कैसे हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग से आप जो भी कुछ करेंगे शुभ होगा, तो शादी कर लो तो भी शुभ है, नहीं करो तो भी शुभ है। बिना अंडरस्टैंडिंग के आप जो भी कुछ करोगे
वो गलत होगा। तब शादी कर लो तो भी गलत है, शादी नहीं करो तो भी गलत है। सही कहा। मुद्दा शादी नहीं है, मुद्दा क्या है? प्यार और समझदारी। प्यार और समझदारी विकसित हो जाए, उसके बाद भी आपको लगता है करनी है शादी, तो शौक से करिए, बहुत अच्छी बात है, हम भी आएंगे नाचने। क्या बात है। अभी ये सवाल पूछने का क्या मतलब था? नहीं हुई, देखो दोस्तों। जब हमारा बेटा 2.5 साल का है और हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं। अरे नहीं, वैसे ही पूछ रहा था। अगर वो औरतों की तरफ बायस है, वो मेरा ही साथ देंगे। बट सच में ये बड़ी अच्छी बात बोली कि ये शुभ है अगर समझदारी और अंडरस्टैंडिंग लेकिन हो। मेरा मानना ये है कि जैसे आपने कहा ना, तो शादी हो गई है, बच्चा है, ये है, उसके बाद भी आपस में ऐसे रहना चाहिए जैसे जैसे दोस्त हैं, जैसे कि किसी फॉर्मल लीगल रिलीजियस या सोशल अरेंजमेंट से नहीं बंधे हैं, प्यार से बंधे हैं। क्योंकि शादी में एक लीगल एंगल भी होता है, सोशल एंगल भी होता है, रिलीजियस एंगल भी होता है, और जो तीनों एंगल होते हैं ये कंस्ट्रेनिंग होते हैं। कंस्ट्रेनिंग माने ऑब्लिगेटरी, माने वो आपके ऊपर एक बाध्यता बनाते हैं। हाँ, बाध्यता और दबाव बना के रखते हैं। वैसा फिर मज़ा नहीं आता किसी भी रिश्ते में कि जहाँ पे आप दोनों साथ इसलिए हो क्योंकि एक ऑब्लिगेशन है। हस्बैंड वाइफ भी हो, फॉर्मली मैरिड भी हैं, तो भी फ्रेंड्स की तरह रहो ना। भूल जाओ कि हस्बैंड है, एकदम भूल जाइए, आप भी भूल जाइए वाइफ। और उसके बाद फिर जो अपनापन आता है वो चीज़ बिल्कुल खालिस सोने जैसी होती है। ये बात बहुत सही कही। मैं वही कह रही हूँ कि सर जैसे जो आप ये बोल रहे हैं ना, हम लोग ऐसे ही हैं दोनों, और सच में लाइफ का ऐसे ही मजा आ रहा है जो आप कह रहे हैं ना कि अगर दोस्त बन जाओ तो हम पहले तो बहुत सालों तक दोस्त रहे, फिर हमको ऐसा लगा कि हमको कोई नहीं मिलेगा, तो हमको लगा हमें समझ लेना कोई नहीं। हम दोनों को हाँ, मुझे लगा सर कि ये मुझे समझ सकता है, इसके विचार मैं समझ रही हूँ, ये भी मुझे समझ रहा, मैं इसकी बातें तो हमको चलो काम शुभ है तो कर लो शादी। दिल से खुश हो ना? अब देखिए इस बात पे तो पॉडकास्ट हो सकता है, मैं और मेरे दुख। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं ये पॉडकास्ट अभी खत्म हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा। हाँ, आप कहीं नहीं जा सकते, और मैं अपने अकेलेपन के साथ, और फिर मैं कोई अपना अकेला चैनल खोलूं जिसमें मैं इनसे बात करूं। ये मुझे पूछिए अगली बार आपके साथ कोई बैठे थे, मैं कहा उधर ही बैठे रह गए अभी। नहीं, लेकिन बहुत मज़ा आता है, हम लोग बड़े अच्छे दोस्त हैं, इतनी ही मस्ती हम घर में करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। और हमारे घर में अगर कोई आ जाता है तो हमको ऐसा लगता है कि अभी जाए जल्दी, क्योंकि हम आपस में बड़े खुश हैं सच में सर, है ना। मतलब ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आप 35, 40, 50 के हो गए हो और कोई आपको देखे जो आपको ना जानता हो और कहे यार यू हैव अ फैंटास्टिक गर्लफ्रेंड, शादी कर लो ना तुम लोग। आप हस्बैंड वाइफ हो लेकिन आप जी ऐसे रहे हो, रिश्ते में ताजगी ऐसी है कि ऐसा लगे नहीं कि रिश्ता पुराना और बासी हो गया है, कि एक दूसरे से ऊब गए हैं और एक दूसरे के यूज्ड टू हो गए हैं और एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। 50 के भी हो गए हो तो ऐसा लगे कि जैसे इनका अफेयर चल रहा है। मतलब खुशबू वाली बात है कि नहीं है, ताज़ा फूल है। आप बहुत सही आपकी बात है। और इस बात से मेरे को एक बात याद है, अभी हम यूरोप गए थे तो स्विट्जरलैंड में ना हम पहाड़ों पे जब जा रहे थे ना तो हम बहुत बूढ़ों को देख रहे थे। फिर हम हॉलैंड में गए, वहाँ पे हम एक मेरी मदर की एज की फीमेल साइकिल चला रही थी और जा रही थी। मैंने बोला यार क्यों हमारी औरतें या हम उनको देखकर जैसे हम कैसे इंस्पायर होते हैं। अब ये गोरे हैं क्योंकि साहब लोग हैं और हमारे कंडीशनिंग बहुत सालों से की गई है तो हमको लगता है अरे इनको ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन अगर मैं सच में देखा जाए तो मेरे माँ बाप और एक अंग्रेज लोगों को मैं उनको ज़्यादा खुश देखता हूँ। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और कारण यही है, उनके कल्चर में फ्रीडम बहुत इज्जत का, सम्मान का शब्द है। हमारे कल्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बड़ा शब्द है। और ये अच्छे से समझना होगा हमको कि लव और फ्रीडम साथ चलते हैं। इतना ही नहीं, असली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लव से ही आ सकती है। अगर प्रेम के बिना जिम्मेदारी है तो वो क्या जिम्मेदारी है? कोई कह रहा है कि मुझे तुझसे प्यार नहीं है, बस मैं तुझसे जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, तो ये तो मतलब सही कहा, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं कोई मेरे पास ही आए बोले तुमसे प्यार नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ क्योंकि जिम्मेदारी है, तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं लेने से मना कर दूँ? मैं कहूँ प्यार हो उस दिन आ जाना, ठीक है ना। तो फ्रीडम सबसे ऊंचा शब्द होना चाहिए। आप मुझे एक टीचर की तरह जानते हैं, तो विजडम लिटरेचर में भी, उस पूरी टीचिंग में भी जो सबसे बड़ा शब्द होता है ना, वो लिबरेशन, फ्रीडम यही होता है, जिसको आप मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य आदि बोलते हैं। वो सब भी फ्रीडम के ही नाम है। फ्रीडम से बड़ा कोई शब्द नहीं है।
और रिश्तों में जब फ्रीडम रहती है तो जो ताजगी रहती है और जो प्यार रहता है और फिर जो जिम्मेदारी निभाई जाती है, वो जिम्मेदारी किसी भी रिटर्न ऑब्लिगेशन या प्रॉमिस या कंपल्शन या वादे से बहुत आगे की बात है। ये जवान लोग हैं सब, मेरी कही एक बात इनको इतनी पसंद है, बार बार उसका पोस्टर बनाते हैं और वो मतलब मुझे लगता है उसके 10,000 50,000 पता नहीं कितने बना के लोग ले जा चुके हैं। उसमें मालूम है क्या लिखा है? प्रेम में वादों की कोई कीमत नहीं, प्रेम में वादों की कोई कीमत नहीं, प्रेम में वो वादे भी निभ जाते हैं जो किए ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। वादा तो छोटी चीज होती है, करेक्ट। प्रेम में वादों की कोई कीमत नहीं, प्रेम में वो वादे भी निभ जाते हैं जो कभी किए ही नहीं। वाह, क्या बात। वादा तो छोटी चीज है, प्रेम वादों से आगे जाके निभाता है। और हम सोचते हैं कि इससे वादा लिखवा लो, इससे कमिटमेंट ले लो, कसमें ले लेते इससे रिटर्न ले लो, लीगल ले लो, रिलीजियस ले लो, कुछ भी ले लो, तो उससे सेफ्टी रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी, छोड़ के नहीं भागेगी। असली जो सिक्योरिटी है वो लव में है। क्या कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट, कोई भी ऑब्लिगेशन, कंपल्शन आपको वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते जो आपको पता है कि प्रेम से मिलनी है। और प्रेम तो फ्रीडम के साथ आता है। हम सोचते हैं फ्रीडम दे दी तो ये भाग जाएगा, नहीं, फ्रीडम दे दी तो असली सिक्योरिटी मिलेगी। हम सोचते हैं फ्रीडम दे दी तो इनसिक्योरिटी आ जाएगी ना, वो भाग गई तो क्या होगा मेरा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर प्रेम है तो असली सिक्योरिटी मिलती है, प्रेम है तो असली जिम्मेदारी पैदा होती है। क्या बात है। और जो उसमें फिर मज़ा आता है कि फिर आप 80 साल के हो, 90 साल के हो, हमारे यहाँ 80-90 साल के हम ढलना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ शब्द है सठियाना। हाँ। सठियाना माने क्या होता है कि 60 का हो गया। अच्छा, सठिया मुझे पता चला सठियाना। हाँ, मतलब नहीं, उसके लिए अच्छा, उसके लिए अंग्रेजी में भी है सेनाइल। अच्छा, उसका भी वही मतलब होता है, पर हमारा शब्द ज़्यादा साफ है, सठियाना, कि 60 का हो गया है और अब ये आउट हो रहा है। हमारा शब्द चुभता भी है, किसी को बोला तो आदमी गुस्सा आएगा, है ना। तो क्यों सठियाते हैं हम 60 के बाद? क्योंकि जिंदगी हमने पूरी बस जिम्मेदारियां, ऑब्लिगेशंस यही करते करते निभाई होती है, उसमें न फ्रीडम होती है न लव होता है। और 60 के जब पार कर जाते हो तो समझ में आता है जिंदगी तो बीत गई, और किस चीज़ से बीत गई, सब व्यर्थ चला गया। और दूसरी ओर अगर आप सही ज़िंदगी जीते हो ना, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे चेहरे पर एक अलग किस्म की खूबसूरती आती जाती है। आप जैसे 20 के थे उससे ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हो 40 में। बहुत सही कहा। नॉट नेसेसरली इन द फिजिकल और सेक्सुअल सेंस, लेकिन एक अलग लेवल की खूबसूरती, चार्म जिसे हम एक कहते हैं, आ जाता है। आपको लगेगा कि कुछ है। 40 से बेहतर आप 60 में हो जाओगे। और अजीब सी बात है कि 80 में जब मरने को हो रहे होगे उस वक्त आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगे। ये हो सकता है, सचमुच हो सकता है, लेकिन उसके लिए सही ज़िंदगी जियो। अगर वही दबे दबे ऑब्लिगेशन, कमिटमेंट, जिम्मेदारी यही ज़िंदगी जी है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। उसमें तो कुछ मज़ा नहीं है ना। अच्छा लगेगा ना अब आप 80 के हो और 20 साल से ज़्यादा चार्मिंग हो। ये कितनी अच्छी बात है कि अगर और अच्छी हम लाइफ देखते जियो हैं, तो। और हम कितने कई लोगों को हम देखते हैं कभी कोई बहुत बड़े स्टार, जैसे मैं धर्म जी को देखता हूँ, धर्मेंद्र जी को जब भी देखता हूँ या कभी लाइव हम देखते हैं तो मैं देखता हूँ, मैं कहा यार ये क्या स्किन है, ये क्या खूबसूरती है। शायद उन्होंने अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे से जी है कहीं ना कहीं। बहुत कमाल सर आज का पॉडकास्ट। आई थिंक ये जो हमारी बातें हुई है ना, ये पॉडकास्ट हम खुद देखेंगे, क्योंकि इसको बिकॉज बहुत सारी ऐसी बातें हमको आज समझ आई जो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि दिमाग में होती है लेकिन हमारे पास शब्द नहीं होते कि उसको बताए कैसे, कितनी आसान भाषा में समझाया जाए। और आप तो उसके और मुझे जितना मास्टर हैं। सरल भाषा में समझ आया ना, मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट के बाद माँ और सास तो देखेंगी क्योंकि अपना काम है उनको देखना, और भी बहुत सारी औरतें सर जुड़ेंगी क्योंकि हमें ना समझाता नहीं है कोई। मतलब जैसे आपने कहा ना, हम बड़े लेवल पे बात की जाती है, जैसे आपने कहा ना कि थोड़ा ये और ये करना पड़ेगा, समझे? समझ गए। इसमें और अच्छे से। बताऊं, जो आपको नहीं समझा रहा ना वो अपना नुकसान कर रहा है। ये प्रकृति ऐसी है कि इसमें मेल फीमेल हमेशा जोड़े में चलते हैं। कोई एक जेंडर अकेला चल नहीं सकता, ठीक है ना। चाहे वो माँ से रिश्ते की बात हो, चाहे पत्नी से रिश्ते की बात हो, वो तो चलना ही है। तो जब मैं महिलाओं के पक्ष में बात कर रहा हूँ तो एक तरह से पुरुषों के पक्ष में ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस घर में महिला पूरे तरीके से एक्सप्रेस्ड नहीं है और लिबरेटेड नहीं है, वहाँ पुरुष के लिए भी बहुत आफतें खड़ी होंगी। भले उसको ऐसा लगे कि नहीं वो आफत नहीं कुछ और है। सही कहा, बहुत आप सही कहा। जैसे आप बात कर रहे थे स्विट्जरलैंड की, यूरोप की,
तो वहाँ आपने कहा आपने 80 साल वालों को दौड़ते देखा, तो क्या 80 साल के सिर्फ मर्द दौड़ रहे थे? औरतें भी थी। औरतें भी थी ना। तो जब औरतें होती हैं ना 80 साल में फिट, तभी उनका हस्बैंड भी 80 साल में फिट होता है। अगर औरत सप्रेस्ड है और ऑप्रेस्ड है तो हस्बैंड भी लिबरेटेड नहीं हो सकता। तो लोग कहते हैं कि मैं महिलाओं के पक्ष में बात करता हूं, मैं इनडायरेक्टली पुरुषों के पक्ष में ही बात कर रहा हूं। अगर आपने आपकी ज़िंदगी में जो भी महिला है, अगर आपने उसको अभिव्यक्त होने का और आज़ाद होने का, उठने का, अपनी चेतना को, शरीर को भी बेहतर बनाने का पर्याप्त मौका नहीं दिया है और सहायता नहीं करी है, तो आपकी पुरुष होने के नाते अपनी ज़िंदगी भी दमित संकुचित रह जाएगी। तो अपनी खातिर ही सही अपनी जीवन में जो महिला हो उसको आगे बढ़ाइए। एक छोटा सा उदाहरण, जी जी। घर में कार है, हस्बैंड वाइफ चलते हैं तो साथ में ही चलेंगे आमतौर पे, ऑफिस वगैरह छोड़ दीजिए, शाम को निकलेंगे तो साथ में निकलेंगे। आप हस्बैंड हैं, आप थके हुए हैं पहले से, ये बेहतर क्यों नहीं है कि वाइफ गाड़ी चलाए और आप बगल में बैठे हो? पर ज़्यादातर घरों में ये होता है, कम से कम नॉर्थ इंडिया में, कि वाइफ को गाड़ी चलाना आता नहीं है, या आता भी है तो हस्बैंड अगर साथ में है तो हस्बैंड ही गाड़ी चलाएगा, वाइफ नहीं चलाएगी। मैं सोचता हूँ, मैं कहता हूँ तुम भी थके हुए हो, ये गाड़ी चलाने का 50-50 ही कर लो ना। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ मैं बैठ गया हूँ इधर पैसेंजर सीट में, गाड़ी अगर मेरे साथ कोई महिला है तो वो चला ले, ठीक है, और मैं बिल्कुल मस्त होकर सोता हूँ। क्योंकि लोग कितना भी मजाक उड़ा ले महिलाओं की ड्राइविंग का, तथ्य ये है कि वो सेफ तो ज़्यादा चलाती हैं। हाँ, मतलब खेतों में लेके जाके देखिए खेतों में ले जा सकती है, ट्रक के अंदर नहीं लेके जाएगी। और क्या नहीं थी? हाँ, ये बहुत बहुत क्या खेतों के बात रास्ते है, तुम्हें क्या नदी बात में है। डुबोएंगे, लेकिन ट्रक के नीचे नहीं। ये बात बहुत बहुत सही बात बोली है। औरतें ना एक्सीडेंट करती है हल्का, लड़के 300 की स्पीड पे ठोक 300 देते की स्पीड पे ठोकते हैं। तो ये, और ये डेटा बेस्ड एक बात है, बिल्कुल फैक्ट है कि इन प्रपोर्शन टू मेन विमेन कम एक्सीडेंट्स करती हैं, और फेटल एक्सीडेंट्स माने जिसमें जान चली जाए वो तो महिलाएं बहुत ही कम करती हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम चलाती हैं इसलिए कम एक्सीडेंट करती हैं, मैं कह रहा हूँ जितना चलाती हैं उसकी तुलना में कितने एक्सीडेंट होते हैं, और पुरुष जितना चलाते हैं उसकी तुलना में कितने करते हैं, उसका जब एवरेज निकलता है। बिल्कुल। तो विमेन आर एक्चुअली सेफर ड्राइवर्स, दैट एस्टेब्लिश्ड। तो अगर आपने अपनी पत्नी को, बहन को, माँ को, किसी को भी, एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, गाड़ी चलाना सिखाया है, तो पुरुष होने के नाते आपके लिए ही अच्छा है ना, वो गाड़ी चलाए, आप सो आराम से। सही कहा भाई, पुरुष भी तो बहुत सारा काम अपने ऊपर लेके चलता है ना। क्या ये अच्छी बात नहीं है कि आधा काम महिला कर ले, लेकिन उसके लिए महिला का आधा काम पुरुष को करना पड़ेगा। खाना वाना थोड़ा बहुत मैं चॉपिंग सब्जी वॉपिंग बना कर लूंगी, लेंगे। आटा गूंद ली जाके। हाँ, वो सही है। सर लेकिन मुझे आपसे जानना है कि जैसे आप इतना अच्छा यार ज्ञान देते, मुझे तो काफी चीजें कई समझ आई, वरना हर्ष मेरे साथ रहता है इतना कॉम्प्लिकेटेड करके बोलता है, समझ नहीं आती। अब समझ आया। आप सर अपनी लाइफ में एकदम शांत हो? अरे नहीं, कहीं से नहीं। मैं आपको भी लगता है सर कि कुछ कोई चीज उठा रही, जैसे आपने बोला इनकम्प्लीट लगता है, कुछ छूटा हुआ है ऐसा, पर क्या है पता ही नहीं चलता? जो मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था, ये और ये वाला, हाँ, किसी ने सिर्फ अपने बच्चे को नीचे से पकड़ रखा हो तो भी उसके शरीर में कितना तनाव आ जाएगा ना। आपको ऊपर का भी साथ नहीं छोड़ना, और नीचे आपका बच्चा है, आपको उसको भी नहीं छोड़ना। और अगर किसी ने नीचे 1000 बच्चों को पकड़ रखा हो तो ओह, भाई ये तो बहुत ही ज्यादा, बहुत तनाव रहेगा ना। बहुत ज्यादा। तो मैं कितना शांत हो सकता हूँ? ये सारे बच्चे। बट सर आपका जो पढ़ाने का तरीका, और टू बी वेरी फ्रैंक, पहली बार देखा मेरे को बड़ा फ्रेश लगा। मेरे को लगा कि यार ये एक नया पर्सपेक्टिव, जैसे आज भी जो आप उदाहरण देते हो, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही लोग समझने लग गए थे। नहीं नहीं, अभी भी नहीं समझते। ये जो 1000 बच्चे लटके हुए हैं, इसमें से आधे तो ऐसे हैं जो नीचे से दांत काट रहे होते हैं कलाई पे। छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें, जाने दो। आधा समय तो इसमें जाता है कि बेटा रुक जाओ, मैं खींच लूंगा, डरो मत। ये वाले अच्छे बच्चे सर, ये जो आए। हाँ, ये थोड़े बेहतर है। बाकी यही जाने। क्या बात है। सर आप खुश रहने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? मैं जैसे ही तनाव बढ़ रहा होता है और ज़िंदगी की जो ऊल जलूल स्थितियाँ होती हैं, उसमें मैं एकदम सड़े हुए पीजे मारता हूँ। न्यूज़ व्यूज़ देखते हैं, करंट जो चल रहा हाँ है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो बाहर की दुनिया में घटनाएं हैं, अवेयरनेस हैं, वो मैं बहुत पकड़ के रखता हूँ। उसके बिना तो मैं लोगों से क्या बात करूँगा, चाहे वो कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट हो, चाहे वो क्लाइमेट से रिलेटेड बात हो, कुछ भी हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी, साइंस की दुनिया हो, टेक्नोलॉजिकल, हर चीज। मतलब भारती, मैं आज मतलब क्या बताऊं कि मेरे पास बात ही नहीं है, क्योंकि
हर चीज पर आपके लेक्चर्स हैं और हर चीज पर डिटेल 40-40, 50-50 मिनट, 1.5 घंटा, 2 घंटा, इतने लंबे लंबे लेक्चर्स हैं। कभी कभी तो पूरे एक बार में कंज्यूम नहीं हो सकते और आप पूरे एक बार में बोल चुके होते हो, और जब आपको 2 घंटा बोलना होता है तो न जाने 2000 घंटों का नॉलेज आपने लिया होगा। अरे बाप रे। तो कहीं ना कहीं मैं जब देखता हूँ ना कि अभी जिंदगी जो है गड़बड़ हो रही है और चढ़ के आ रही है एकदम, तो मैं अपने आप को ही जोक बना लेता हूँ और मैं एकदम गंदे गंदे जोक मारता हूँ अपने ऊपर ही। मतलब फिल्में देखते हैं सर आप? हाँ देखता हूँ। लास्ट कौन सी देखी आपने? ये जो अभी आई है बिनी एंड फैमिली। किसकी? इस पे आई है अमेज़न पे ना? नहीं मैंने तो हॉल में देखी है। ओ अच्छा, हॉल में भी गए थे आप? अच्छा, पूरी टीम के साथ या अकेले जाते सर शाम? 2-3 लोग होते हैं आमतौर पे, 2-3 लोग होते हैं और शायद कोई सिक्योरिटी के लिए एक होता है बस। क्या बात है यार। आप बाकी मैं ऐसे टोपा लगा लेता हूँ और चश्मा पहन लेता हूँ तो कोई मुझे पकड़ नहीं पाता है। कम से कम मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे पकड़ नहीं रहा। लेकिन पकड़े जाते हैं आप। लेकिन पकड़े जाते हैं। अच्छा, आपको जब फैंस मिलते हैं तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स या कुछ बताते हैं? आपको लगता है कि यार उतना समय होता नहीं कि डिटेल में कोई प्रॉब्लम बता पाए, वो बस प्यार से नमस्ते हो गया या हाथ मिला लिया या कभी कोई बिल्कुल अभिभूत होकर गले लग गया, इतना ही हो पाता है। बाकी प्रॉब्लम्स वगैरह अगर उन्होंने सचमुच सुना है तो उनको पता है कि आखिरकार तो सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, लव। वो प्रेम अगर है तो होगा, नहीं तो टीचर जो करता रहे। टीचर से भी एक प्रेम चाहिए होता है, वो है तो ही उसकी टीचिंग काम आती है, नहीं तो नहीं काम आती। अभी यहाँ आया हूँ आपके शहर में, यहाँ भी लोग मिले। अभी थोड़ी देर आने से पहले अभी मैं एक वीगन कैफ़े में था, वहाँ भी एक देवी जी आई थी, उनसे भी बात हुई थी। तो इट्स मोर लाइक मीटिंग अ फ्रेंड। और बाकी तो फ़ैन वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं होता, फ्रेंडशिप ज़्यादा होती है। आप घूमते सर, ट्रैवल करते हैं? बहुत करना पड़ता है। अच्छा, अभी दिल्ली से यहाँ आए हुआ हूँ जी। अभी। नहीं वैसे नहीं कि मनाली चलता हूँ, अरे गोवा चलता हूँ। नहीं। वो नहीं हो पाता। उसके लिए अगर करना है तो महीनों पहले से तैयारी करनी पड़ती है। मार्च में क्या कर रहे हैं सर? मैं चलती हूँ आपके साथ, मैं आपको खाना बना के खिलाऊंगी। पता ही नहीं है ना, जिंदगी नहीं पता होती कि अगले महीने क्या है, जिंदगी नहीं पता होती। तो मैं तैयारी कर भी लूँ, अगले महीने में कुछ और हो जाता है तो सब ऊपर नीचे हो जाता है। अब अभी मैं यहाँ पर आया हूँ तो दिल्ली में एक एथलीट हैं बहुत बड़े, तो उन्होंने कहा कि उनको निकलना है चैम्पियनशिप के लिए, लेकिन उससे पहले वो मिलना में ज़रूर चाहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि मैं अब ये जो पूरा बॉम्बे टूर है अबॉर्ट करके कल या परसों में दिल्ली वापस उड़ जाऊँ। तो ज़िंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ पता नहीं चलता। मैं इसी में खुश हूँ। जब ज़्यादा सर भन्नाने लगता है तो सड़ा हुआ जोक। क्या बात है यार, अमेजिंग सर, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर सच में कमिंग। यार, मतलब लाइफ कैसी जीनी चाहिए आपने सरल शब्दों में बताया है। और अब तो वरना भारती, बड़े मैं बड़े बता रहा हूँ, प्रवचन देते हैं लोग, समझ नहीं आता। ये वही है कि जिस लेवल का जो बंदा है उसी लेवल पे जाके बात करें। और मैं ये कहूँगा ये 0.1000001% भी नहीं है जो बातें हुई है। आपका जब भी समय हो आप प्लीज हमें जब बुला भी बॉम्बे लीजिए, हम आए सर, मिलें। इधर से निकले और हमें बता दें। आप लोग जब भी दिल्ली आएंगे, बी माई गेस्ट, ओपन इनविटेशन, ज़रूर आइएगा। 100% आएंगे। तो आप ज़रूर आएँ। बिल्कुल सर, मज़ा आ गया सच में। और जितनी भी लेडीज है मैं उनको कहूँ भाई एक बार सुन के ज़रूर देखना, फिर आपकी मर्जी। क्योंकि एक बार अगर आप सुनोगे ना, आपको लगेगा यार लाइफ तो कितनी आसान है, हमने कॉम्प्लिकेटेड की हुई है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच गाइज, ये एपिसोड देखने के लिए। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए एंड देखते रहिए भारती टीवी। यस, और सारे पति शेयर करें अपनी बीवियों को कि वो रात को क्या सुनते हैं और किसको। रात में जो सुनते, दिन में पत्नियों की गालियां ही सुनते सर, ये होता रहता है। खैर चलिए, पॉडकास्ट तो खत्म हो चुका है।